नमस्कार मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। आज आपको रत्न ऑनलाइन क्लासेस में श्री मेरे प्यारे शेर और शेरनियों का स्वागत है। देखिए, आज का जो क्लास जबरदस्त होने वाली है और अति महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज का जो क्लास है ना, ठीक है ना, वो आपका सभी रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित है। वो चाहे आपका, ठीक है ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो या 1813 का हो या 1833 का हो या 1853 का हो, ठीक है ना, सभी आपका एक्ट से संबंधित आज लेके आया हूँ। सभी एक्ट एक जगह इकट्ठा करके लाया हूँ, इसलिए आज की क्लास जबरदस्त होने वाली है। और देखिए, ठीक है ना, किस गवर्नर जनरल के काल में किस एक्ट के तहत क्या हुआ है, ठीक है ना, तो आज हम लोग इससे जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग 1773, ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता भारत की राजधानी बनी थी। याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है, इसी एक्ट के तहत कलकत्ता भारत की राजधानी बनी थी 1774 में। याद रखिएगा, 1774 में क्या हुआ, कलकत्ता भारत की क्या बनी थी, राजधानी बनी थी, जो पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए, कहता है यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कामकाज को नियंत्रित और संचालित करने के लिए ये नियम बना था। याद रखिएगा, ये जो आपका नियम है ना, ये रेगुलेटिंग एक्ट, इसका काम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना कब होती है, 1600 ईस्वी में। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो होता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होती है। अब पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होता है अकबर के शासनकाल में होता है और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए और संचालित करने के लिए आपको रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। याद रखिएगा, रेगुलेटिंग जो एक्ट लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को नियंत्रित और संचालित करने के लिए, और यह ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था आपको 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में। पूछा जाता है किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट देखिए, बंगाल के गवर्नर को, ठीक है ना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बंगाल के गवर्नर को, याद रखिएगा, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले बंगाल का गवर्नर होता था, ठीक है ना, बंगाल को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कब से, रेगुलेटिंग 1777 के तहत, ठीक है ना, और इसमें 4 सदस्य के एक परिषद हुआ करते हैं, ठीक है ना, 4 सदस्य का एक परिषद हुआ करते हैं। उसके बाद है वारेन हेस्टिंग्स, ये नाम आप सुने होंगे, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ये जो वारेन हेस्टिंग्स है आपका, वारेन हेस्टिंग्स तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला क्या है, गवर्नर और जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए हैं। ठीक, कौन है, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार। और ये जो आपको बताए थे पहले ही, 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापित किया जाता है। कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, आपको याद रखिएगा, 1774 कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है तो 1774 में होती है और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार होती है। ठीक है, और भारत, ठीक है ना, याद रखिएगा, भारत, ठीक है ना, के कहने मतलब अभी जो हम लोग का जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका दिल्ली है। क्या है, दिल्ली है। सुप्रीम कोर्ट अभी कहाँ है, दिल्ली में। तो दिल्ली से पहले आपका सुप्रीम कोर्ट कहाँ था, कलकत्ता में था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक है सर एलिजा इफे, ध्यान दीजिए, सर एलिजा इफे, सर एलिजा इफे, जो सर एलिजा इफे देख लीजिए, ये है सर एलिजा इफे, अच्छा से पहचान लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, अच्छा से पहचानिए इनको, ठीक है ना, सर एलिजा इफे देख रहे हैं ना, ये सर एलिजा जो इफे हैं, सर एलिजा इफे, ये क्या था, न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय का जो पहला मुख्य न्यायाधीश थे वो आपका सर एलिजा इफे थे, सर एलिजा इफे थे। और ये आपका वारेन हेस्टिंग्स है। ये कौन सा है, वारेन हेस्टिंग्स, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, अच्छा से देख लीजिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, आपका है सर एलिजा इफे, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय का, ठीक है ना, कलकत्ता जो सर्वोच्च न्यायालय का
क्या है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784, याद रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली दोहरी सरकार की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा, दोहरी सरकार की शुरुआत जो हुई थी वो आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत दोहरी सरकार की शुरुआत हुई थी, जिसे द्वैध शासन प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वैध शासन प्रणाली। ये द्वैध शासन जो प्रणाली है, दोहरी सरकार की शुरुआत की गई थी। राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए नियंत्रण बोर्ड बनाया गया था। राजनीतिक मामलों की, याद रखिएगा, राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए क्या क्या बनाया गया था, नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। इस बोर्ड में 6 सदस्य थे, याद रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट बोर्ड में कितने सदस्य थे, सदस्य की संख्या 6 थे। कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे, याद रखिएगा। सदस्य की संख्या कितने थे, 6 सदस्य थे। कंपनी के जो व्यापारिक मामलों का जो प्रबंधन पहले की तरह डायरेक्टर्स की परिषद के पास ही रहा करते थे। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है चार्टर अधिनियम 1793। चार्टर अधिनियम 1793 कहता है यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को फिर से नवीकृत किया जा सके। नवीकृत किया का मतलब हुआ नया किया जा सके, और ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया जाता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चार्टर है उसको क्या किया जा सके, नवीकृत किया जा सके। चार्टर अधिनियम 1793, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चार्टर है ब्रिटिश संसद के द्वारा इसको क्या किया जाए, नवीकृत किया जाए। इस अधिनियम से कंपनी के व्यापार एकाधिकार को भारत में अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया जाए। यानी जो व्यापार एकाधिकार है कंपनी का, वो 20 वर्षों के लिए क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। ये जो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाए, ये चार्टर अधिनियम 1793 के तहत बात किया गया है। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है आपका चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार एकाधिकार को समाप्ति कर दिया गया। देखिए आपका 1793 में क्या था, 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन जब चार्टर अधिनियम 1813 बनकर आया था, उसमें क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार का जो एकाधिकार था वह क्या किया गया, समाप्त कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा, चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 में क्या हुआ, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, उसका जो व्यापार का जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया आपको चार्टर अधिनियम 1813। केवल चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को अधिकार को छोड़कर, यानी चाय के व्यापार और चीनी का व्यापार को छोड़कर एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी को आदेश दिया गया कि वो हर वर्ष 1 लाख रुपया भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करे। ठीक है ना, मतलब कंपनी को आदेश दिया गया कि 1 लाख रुपया भारतीयों की शिक्षा पर वो खर्च करे। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ईसाई प्रचारकों को पहली बार भारत में आने की अनुमति मिली। याद रखिएगा, ईसाई प्रचारकों को भारत में आने की पहली अनुमति कब मिली थी, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ईसाइयों को पहली बार, ठीक है ना, भारत में आने की अनुमति मिली थी ईसाइयों को चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत। उसके बाद चार्टर अधिनियम 1833, देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपका चार्टर अधिनियम 1813, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस लिए महत्वपूर्ण है, तो देखिए किस लिए महत्वपूर्ण है। बंगाल के गवर्नर जनरल, क्योंकि आपको बताए थे बंगाल के जो गवर्नर थे उसको गवर्नर जो जनरल कहा गया था, आपको वारेन हेस्टिंग्स के समय कहा गया था, लेकिन जो गवर्नर जनरल था, अब बंगाल के गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग्स था, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा बीबीआई है। बंगाल के गवर्नर जनरल को पद को समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया, और बंगाल के गवर्नर जनरल को पद को हटाकर भारत का अगर गवर्नर जनरल का बात किया गया है तो 1833 ईस्वी में, कब का बात किया गया, 1833 चार्टर अधिनियम में ये बंगाल के गवर्नर जनरल को हटाकर भारत का गवर्नर जनरल का बात किया गया। ये विलियम जो बेंटिंग है, विलियम बेंटिंग, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल है। भारत की बात किया जा रहा है, भारत के पहले गवर्नर जनरल। जैसे कि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, उसी प्रकार ये विलियम जो बेंटिंग है, ये विलियम बेंटिंग, इसको अच्छे से पहचान लीजिए। ये जो विलियम बेंटिंग है ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है,
विलियम बेंटिंक है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा। ये चार्टर अधिनियम 1833 के तहत है। कहा रहा कि 1834 में भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई है। याद रखिएगा, भारत में भारतीय विधि आयोग की जो स्थापना हुई है 1834 ईस्वी में हुई है। याद रखिएगा, ये 1834 जो है ना, ये भारतीय विधि आयोग की स्थापना हुई है। इस आयोग के पहले अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। याद रखिएगा, कौन थे? लॉर्ड मैकाले हैं। कौन है? लॉर्ड मैकाले है। ठीक है ना, याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले हैं। कौन है? लॉर्ड मैकाले हैं। भारतीय विधि आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष है वो लॉर्ड मैकाले हैं। इस अधिनियम के तहत गुलामी को भारत में अवैध घोषित किया गया था। ठीक है ना, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत गुलामी को क्या किया गया था? भारत में अवैध घोषित किया गया था, इलीगल माना गया था। क्या माना गया था? इलीगल माना गया था 1833 चार्टर अधिनियम के तहत। नेक्स्ट देखेंगे चार्टर अधिनियम 1853, आखिरी चार्टर अधिनियम है। याद रखिएगा, चार्टर अधिनियम 1853 ये आखिरी चार्टर अधिनियम है और इसको ध्यान से समझिए। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण चार्टर अधिनियम है। क्यों महत्वपूर्ण है? सो देखिए, इसलिए महत्वपूर्ण है ये अधिनियम क्योंकि इसी अधिनियम के तहत भारत में रेलवे भी चली थी। ठीक है ना, 1853 में ही भारत में क्या हुई थी? रेल भी चली थी। तथा यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के चार्टर को नवीकृत करने के लिए पारित किया गया था। ठीक है ना, यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के चार्टर को नवीकृत करने के लिए पारित किया गया था। पहले के चार्टर अधिनियमों को विपरीत इसमें नवीनीकरण की कोई समय सीमा नहीं दी गई थी। जैसे कि 1793 वाला में ना समय सीमा 20 वर्षों के लिए बढ़ाई गई, लेकिन इसमें नवीकरण की कोई समय सीमा नहीं दी गई है। ठीक है ना, सिविल सेवा में चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। देखिए, सिविल सेवा जो यूपीएससी होता है, यूपीएससी याद रखिएगा, यूपीएससी सिविल सेवा चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रणाली पूछेगा। खुली प्रतियोगिता प्रणाली कब से प्रारंभ हुई है? तो खुली प्रतियोगिता जो परीक्षा जो प्रणाली प्रारंभ हुई है वो चार्टर अधिनियम 1853 के तहत। खुली प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई है? चार्टर अधिनियम 1853 और आखिरी चार्टर अधिनियम के तहत यह प्रस्तावित है। 1854 याद रखिएगा, 1854 का इसमें बहुत है। 1854 में बोर्ड डिस्पैच बहुत नामी है। बोर्ड जो डिस्पैच है जो शिक्षा से संबंधित है। क्या है? ठीक है ना, बोर्ड डिस्पैच प्रस्ताव होता है। बोर्ड डिस्पैच कब आया था? 1854। बोर्ड डिस्पैच कब? 1854। तो 1854 में मेकाले की समिति का गठन किया गया ताकि भारतीय सिविल सेवा में किया जा सके। तो इस प्रकार से आपका जो भी था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है ना, रेगुलेटिंग एक्ट वो चाहे 1813 को हो, 1853 को, 1793 को, 1773 का हो, तो जो भी आपका रेगुलेटिंग एक्ट था सब महत्वपूर्ण था और एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी महत्वपूर्ण है। जैसे कि मान लीजिए आपको 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ? कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1773 के अनुसार क्या होगा? 20 वर्षों के लिए कंपनी को नवीनीकृत किया गया। 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या होगा? मतलब कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये सब पूछा जाता है एग्जाम में और हाईलाइटेड है कि कब बना था, कौन बना था, ये सब आपको क्लास में करवाए हैं। तो आज का क्लास जबरदस्त है, इसलिए मेरे प्यारे शेर और शेरनियों क्लास देखिए और आपको पसंद पड़ता है तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी नोटिफिकेशन आ जाएगा वो आपको प्रथम आएगा और आप उसको देख पाइएगा और अपने मित्रों को शेयर कर पाइएगा। जय हिंद मेरे प्यारे शेर और शेरनियों।